लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विचार शुरू कर दिया था, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है आपको हमारा जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और जो पहली बार देख रहे हैं आज वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो देखने से साथ साथ ही अपने नोट्स भी बनाते जाइए और अपने नोट को और पेन भी साथ में रखिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम वापस से एक बार बता रहा हूँ कि वर्ण हमने शुरू कर दिया था, वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने पहला जो मात्रा के आधार पर जो वर्ण के भेद थे वो कल हमने देख लिए थे लास्ट वीडियो में। उसी से आगे हम बात करते हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, इसमें पहला था मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, और मात्रा के आधार पर पहला भेद था ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, चाहे मूल स्वर कह दो, चाहे एक मात्रिक स्वर कह दो, चाहे लघु स्वर कह दो, चाहे ह्रस्व स्वर कह दो, इनकी संख्या कुल है 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ओ, री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो भेद है वो है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संज्ञा स्वर, संयुक्त स्वर। इनकी कुल संख्या 7 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या पूरी 7 होती है। यदि आपसे केवल और केवल संयुक्त स्वर पूछा जाए तो संयुक्त स्वर होंगे ये अपने 4। ए, आई, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होंगे। इसके बाद में जो अगला जो भेद है वो था हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर नंबर 3, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने पर सामान्य से तिगुना समय लगता है या जिनका उच्चारण हम लंबे समय तक करते हैं, वे हमारे प्लुत स्वर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम ऐसा लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो ओ आया है इसका उच्चारण हमें तिगुने समय तक करना है। यानी कि ओ का उच्चारण हम सामान्य से तिगुना समय लगा के करते हैं तो वहां पर वह प्लुत स्वर माना जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण है राम। इसका अर्थ यह है कि राम में अंत में जो एस स्वर आया है उसका उच्चारण लंबे समय तक करना है। इस प्रकार के जो होते हैं वे हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी कि सामान्य से तिगुना समय जिनके उच्चारण में लगता है वह हमारे प्लुत स्वर होते हैं। पहला था हमारा मात्रा के आधार पर। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो देखते हैं ओष्ठों की गोलाई या आकृति के आधार पर। गोलाई या आकृति के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। ओष्ठों की गोलाई या आकृति के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वृत्तमुखी
या वृत्ताकार स्वर, यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों का आकार वृत्त की तरह हो जाए, गोल हो जाए, वे हमारे इस श्रेणी में आएंगे, वृत्तमुखी या वृत्ताकार में। कौन कौन से हैं वो? उ, ओ, औ। ये चार इस श्रेणी में माने जाते हैं, उ, ओ, औ। दूसरा जो भेद है वह है अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, जितने भी बाकी के स्वर बच गए वो इसमें आ जाएंगे, यानी कि इनका उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन से होंगे इसमें? ए, आ, ई, आई और बी, ये इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। इनका उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे की ओर फैल जाते हैं, जो कि इस श्रेणी में रखे जाएंगे, अवृत्तमुखी या जिनको अवृत्ताकार कहते हैं। अगला जो आधार है वह हमारा होगा अनुनासिकता के आधार पर। अगला जो आधार है नंबर 3, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर भी स्वरों को दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखो? पहला है अनुनासिक स्वर। पहला जो प्रकार है वह है अनुनासिक स्वर, यानी वे स्वर जिनके ऊपर हम चंद्र बिंदु अंकित कर देते हैं। वे स्वर जिन पे हम चंद्र बिंदु अंकित कर देते हैं वे सारे के सारे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। यानी कि इस तरह से ए के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी, आ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी, ई के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी, और जिसके ऊपर पहले से एक मात्रा होती है, एक संकेत होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एक बिंदु लगाएंगे। वहां पर सिर्फ हम बिंदु लगाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी, बड़ा ऊ इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी। इसके बाद में ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी। आई पहले से मात्रा है इसलिए इसका बिंदु लगाएंगे। ओ इसके ऊपर भी पहले से मात्रा है इसलिए बिंदु लगाएंगे, और औ इसके ऊपर भी मात्रा है इसलिए इसके भी बिंदु लगाएंगे। जो इस तरह से जो चंद्र बिंदु या बिंदु लगाए हुए स्वर होते हैं वे सारे के सारे हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। अगला जो भेद है नंबर 2 वह है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर यानी कि निर्नुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने मूल रूप में लिखे हुए होते हैं। अपने मूल रूप में लिखे हुए सभी स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। कौन कौन से? जिस तरह से मूल रूप में हम लिखते हैं बस वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? निर्नुनासिक स्वर में आ जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे निर्नुनासिक स्वर माने जाते हैं। ये हमारा आधार था अनुनासिकता के आधार पर नंबर 3। अब अगला नंबर 4 देखते हैं। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर। नंबर 4 जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, या इसका दूसरा नाम इस तरह से भी दे सकते हैं हम, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के बताए गए हैं।
इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के बताए गए हैं। देखो मित्रों, इन सारी चीजों को हमें रटना नहीं है, समझना है। और जब आप समझोगे तो आपको हमेशा स्थायी रूप से याद हो जाएंगे, इनको कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ समझते जाइए और अपने नोट्स बनाते रहिए। बस ठान लीजिए कि इस बार हमें सफल होना है। अगर आपने ठान लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं। ठीक है, तो देखते हैं जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से। पहला जो होगा वो होगा अग्रस्वर, अग्रस्वर। नंबर 2 मध्यस्वर, मध्यस्वर। और नंबर 3 पश्चस्वर, पश्चस्वर। इनको बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा और आपके समझ में भी आएंगे। बस आप धैर्य रखिए। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। देखिए, जो सबसे छोटा स्वर होता है, सबसे जो छोटा स्वर होता है उसको हम मध्य में रखेंगे। जो सबसे छोटा स्वर होगा उसको हम मध्य में रखेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा ना पकड़े रखना, बीच में रखना। बस उसी प्रकार से छोटे जो सबसे छोटा स्वर है उसको हम कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। यानी कि ए को हमें कहाँ रखना है? बीच में रखना है। यानी कि मध्य स्वर कहलाएगा कौन सा? हमारा ए। अब यहाँ पर देखो 3 आया है। 3 की आकृति युक्त बनने वाले जितने भी स्वर हैं वो हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे, ए के अलावा। ए के अलावा, ए को छोड़ने के बाद 3 की आकृति से बनने वाले जितने भी स्वर हैं वो कौन से में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो लिख लीजिए आ, उ, ओ, औ। ये इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। बस एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप इनको कर पाएंगे। अब इनके अलावा जो बच गए, इनके अलावा जो स्वर बच गए वो किस में जाएंगे? हमारे अग्र स्वर में जाएंगे। कौन कौन से बच गए? ई, ए, आई और री। देखो 5 इसमें हो गए और 5 ही इसमें हो गए, और एक अकेला एक इसमें आएगा, मध्य स्वर में आएगा। अब इनकी परिभाषा भी देख लीजिए कि किस प्रकार से कौन सी क्या परिभाषा होती है। अग्र स्वर में यानी कि इन स्वरों का उच्चारण करने पर जीवा की जो स्थिति होती है, जीवा का जो भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, कौन से भाग में होगा? आगे वाली। यानी कि इन स्वरों का जब उच्चारण करेंगे तो जीव का जो आगे वाला भाग है उसमें ज्यादा क्रियाशीलता आएगी। और ए का जब उच्चारण करेंगे तो जीव के मध्य का जो भाग है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। और इन स्वरों का उच्चारण जब हम करेंगे तो जीव के पश्चिम भाग का जो भाग है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है, आसान है, आप समझ जाएंगे। तो ये चौथा हमारा आधार था स्वरों का वर्गीकरण में। अगला हम देखते हैं 5वां नंबर, 5वां आधार देखते हैं। और 5वां जो आधार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान देना और नोट भी करना। अगला जो 5वां आधार है वह है तालु की स्थिति के आधार। तालु की स्थिति के आधार, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है वो प्रकार बताए गए हैं कुल 4। तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं स्वरों के। कौन कौन सी है? तालु किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि तालु किसे कहेंगे। देखो ये हमारे दंत है और दंत के ऊपर ये मसूड़े, इन मसूड़े को कहते हैं मुर्दा। इन मसूड़ों को कहते हैं मुर्दा। इन मसूड़े से जुड़े हुए एक तालु शुरू होता है मुंह में, और ये नासिका छिद्र तक जाता है। उसके बाद में काकल, जो हमारे गले में होती है काकल, वहां तक होता है। और ये हमारी जीवा होती है जो कि गर्दन से
नीचे जाती है। और ये हमारे दंत हो गए, ये हमारे दंत है, ये जिह्वा हो गई हमारी, ये काकल है और ये तालु। तो इस यहां से लेके यहां तक की जो बात होगी वो तालु में आएगी। उस तालु की स्थिति के आधार पर इन सबों का वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले तो हम वो स्थिति देखेंगे कि वो स्थिति कौन कौन सी बनती है और उन स्थिति के आधार पर ही इन जो 4 प्रकार हैं उनका नाम पड़ा है। कौन कौन सी स्थिति है देखते हैं। पहली स्थिति जिह्वा है, जो तालु के फर्स्ट भाग में, शुरू के भाग में टच कर रही है। इसमें हमारा मुंह बंद हुआ, मुंह बंद की स्थिति है और यह हमारी पहली स्थिति है तालु की, जिसको नाम दिया गया है संवृत, जिसको नाम दिया गया है संवृत। ये पहली स्थिति है। नंबर 2 दूसरी स्थिति है जिसमें मुंह खुला है। मुंह की स्थिति कैसी होगी? मुंह खुला है। नंबर 2 स्थिति, इसको नाम दिया गया है विवृत। जब मुंह पूरा खुला होगा तो विवृत। तीसरी स्थिति आधा मुंह खुला है, आधा मुंह खुला और आधा मुंह बंद, आधा मुंह बंद है। जो ये तीसरी स्थिति बनी है इसे कहते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और जो ये चौथी स्थिति बनी है जिसमें आधा मुंह बंद होता है इसे कहते हैं अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ये हमारे तालु की स्थिति के आधार पर 4 भेद हैं। देखिए विद्यार्थियों, यह है हमारी पहली स्थिति है तालु की। कैसी? इसमें देखो ये जिह्वा है, ये तालु के फर्स्ट भाग में लगी हुई है, यानी कि मुंह की स्थिति इसमें बंद होगी। और जब मुंह की स्थिति बंद होती है उस स्थिति को नाम दिया गया है संवृत, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होता है? जिह्वा पीछे के भाग को बंद करती है, यानी कि मुंह का आगे का जो भाग है वह खुला रहता है, उस स्थिति को नाम दिया गया है विवृत। और नंबर 3, यहाँ पर देखो जिह्वा बीच में जाके और राउंड घूम रही है, आगे से पीछे से इधर खुल गई हो, इधर खुल गई है, यानी कि आधा मुंह इसमें खुला रहता है। और जब आधा मुंह खुला होगा उस स्थिति को हम अर्धविवृत कहते हैं, और आगे का जो बंद हो जाता है उसे हम अर्धसंवृत के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कौन से स्वर किस किस स्थिति में आते हैं। इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है, आसान है, आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे संवृत स्वर, संवृत स्वर। फिर नंबर 2 अर्धविवृत स्वर। देखिए पहला हमारा होगा संवृत स्वर, जिसमें मुंह की स्थिति कैसी थी? बंद। मुंह की स्थिति कैसी थी? हमारी बंद थी। अर्धसंवृत स्वर, इसमें मुंह की स्थिति आधा बंद, आधा बंद। और विवृत स्वर में मुंह की स्थिति थी कि पूरा खुला था, खुला। और अर्धविवृत स्वर में आधा मुंह खुला था, आधा खुला। अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्वर किस किस में आएंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा जो विवृत स्वर है इसमें मुंह खुला होता है। तो एक स्वर ऐसा है 11 में से जिसमें हमारे मुंह की स्थिति बिल्कुल खुले होती है, जैसे जिसका हम उच्चारण करते हैं तो मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। जैसे मैं करके देख रहा हूँ, आ का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो मुंह की स्थिति सबसे ज्यादा खुलती है। आ को किसमें रखना है? विवृत में। जब छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके जाते हैं और जब डॉक्टर उससे बोलता है कि बेटा मुंह खोल, तो बच्चा मुंह खोलता नहीं है, तब उसको डॉक्टर रिप्लाई करके बताता है कि ऐसे बोलना आ। तो जब वो आ बोलता है तो उसका मुंह खुल जाता है अपने आप। तो विवृत
स्वर में आ जाएगा कि वो सबसे ज्यादा खुलेगा आ। अब देखो आम में सबसे ज्यादा खुला है, इससे थोड़ा कम खुलेगा इसमें, इसके जस्ट पहले वाले में एन, ए को इसमें रखो आधा खुलेगा, ए का जब उच्चारण करेंगे। अब जो जोड़े वाले बच रहे हैं, देखो आ और ए और आ तो आगे, लेकिन जोड़े वाले स्वर हमारे बच रहे हैं। जोड़े वाले स्वर होते हैं ई, उ, ये जोड़े वाले स्वर बच रहे हैं हमारे। इनको हम अपन किस में रखेंगे, पहले वाले में, सफेद स्वर में, जिसमें मुंह की स्थिति बंद होती है। ई, ई, उ, उ, और एक री को भी लिख देते हैं, और एक री को भी लिख देंगे। अब हमारे पास बचे कौन से, ए, आई, ओ, औ, ये चार हमारे पास बच गए। अब हमारे पास अर्ध सवरी स्वर में अभी हमने एक भी नहीं लिखा, तो नारिशा क्यों गई, अभी तो लिखा ही नहीं, तो लिखते हैं। कौन सा लिखेंगे, पहले वाला, ये वाला लिखेंगे, ए इसमें लिखेंगे। अगर ए इसमें लिखेंगे तो आई इसमें लिखेंगे, आई इसमें लिखेंगे। अब आगे वाला क्या बच गया, ओ को इसमें लिख दो। अगर ओ को इसमें लिख रहे हो तो ओ को नीचे लिखो, है ना, बहुत आसान, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं हो रही कौन से में कौन सा लिखें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा किसमें, आ का उच्चारण करने पर, और ये हमने लिख दिया। इसके बाद में जस्ट इससे कम खुलता है किसमें, ए में। इसके बाद में हमें लिखने हैं जोड़ी वाली, लिख दी, और री बच जाता है तो वो भी लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास बचे ए, आई, ओ, औ। तो जिसमें नहीं लिखा था, कौन से में नहीं लिखा था, अर्ध संवृत में अभी तक नहीं लिखा था, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे ए को। ए को अगर इसमें लिखेंगे तो आई को नीचे वाले में लिख देंगे। आई को यहाँ लिखने के बाद में बचा ओ और औ, तो ओ को इसमें लिखेंगे, ओ को नीचे वाले में लिख देंगे। है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही सरल है, आपको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके वांछित उत्तर जरूर देंगे। हम आपकी जो आपने जो हमारे ऊपर ये स्नेह प्रेम रखा है, बनाए रखना, हम आपको इसी तरह से क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।